थ्योरी बताइए, सही लगी नहीं लगी? लगी ना? अब हम चैप्टर पे आते हैं सीधा। फिर थ्योरी क्या होती है समझाना जरूरी होता है, क्योंकि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें आंदोलन पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण, सारे आंदोलन आएंगे। फिर नमक आंदोलन, दाढ़ी मार्च, उसको बोलते हैं नमक आंदोलन, ये आएंगे। गांधी जी कैसे आए, क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें पता चलेगी। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं। पिछले अध्याय में हम निम्नलिखित का अध्ययन कर चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में? भारतीय भू क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण पढ़ाया था मैंने उसमें। नए कानूनों और प्रशासनिक संस्थाओं की शुरुआत, किसान और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव पढ़ाया था, किसानों और आदिवासियों की। 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, जाति व्यवस्था को चुनौतियां, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति बता देना, 1857 क्रांति। हाँ, हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास, ये चीजें थी। इन मुद्दों के बारे में आपने जो पढ़ा, उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से संतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग को असंतुष्ट थे, क्यों थे? मतलब अगर ये सारी चीजें हुई, आपने देखा भाई ये सारा हो रहा था अंग्रेजों के शासन में, तो आपको इन सबको पढ़कर 1857 क्रांति हुई, ये सारे विद्रोह हुए, आंदोलन हुए, इन सबको देखकर आपको क्या लगता है कि अंग्रेजों से भारत के लोग खुश थे क्या, संतुष्ट थे? नहीं, असंतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार उनके धार्मिक कार्यों को नहीं किया जा रहा था, मतलब उनके धार्मिक कार्य में बहस पहुंचाई जा रही थी, उनके समाज को खराब किया जा रहा था। समाज कैसे खराब होता? शिक्षा बदल देते हैं, इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ाने लग गए, हिंदी पढ़ाई, फिर उर्दू हिंदी में पढ़ाई, फिर उनकी राजनीतिक हर चीज में राजाओं से पहले आने लग गए, मतलब राजाओं की सारी चीज छीन ली। सामाजिक हो गई, राजनीतिक हो गई, आर्थिक, उनमें पैसे, भारत में से कोई सामान लेते थे विदेश में जाके बेच देते थे। क्या ढूंढ रहे हो? वो उधर वाले में ठीक है। तो राष्ट्रवाद का उदय, तो राष्ट्रवाद का उदय का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद अचानक नहीं आया, ठीक है ना। राष्ट्रवाद शब्द देखो, राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद शब्द ना अचानक नहीं आया, ये पहले आया धीरे धीरे करते करते फिर अचानक से बम, जैसे रुको अंग्रेज आए, उन्होंने हमें दबाते गए, वो हमें किसी चीज का लालच देकर, किसी क्या कर किसी राजा को ज्यादा पैसे देकर, किसी राजा को दूध मतलब वो देकर, महिलाएं देकर, ऐसे कर करके धीरे धीरे दबाते गए, हमको दबाते लास्ट में जब स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग होती है ना, दबती जाती है, अरे किसी स्प्रिंग का आप ज्यादा वजन डालोगे तो दबती जाएगी, उतनी दबेगी जितनी उसकी लिमिट होगी। यहां तक अगर बढ़े, अचानक से कोई सी भी थोड़ी बहुत भी उसमें सामान कम हो गया ऊपर, जो जिससे दबा रहा वो, अरे आपने 50 किलो वजन डाला और स्प्रिंग को दबा दिया। कार में बैठते हो, कार में स्प्रिंग होती ना शॉकर, अब उसमें बैठे आप, एक बैठे कोई पता नहीं चला, बस आप बैठे थे, हिली थोड़ी सी, अब आप 7-8 जने बैठ रहे साथ, तो क्या होगा, उसकी सॉकेट दब गए, दबे नहीं दबे, जैसे आप सारे उठोगे अचानक से खड़ी हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी, हो जाती ना। स्प्रिंग पे आप 50 किलो वजन डाल दिए, उसकी क्षमता 20 मतलब क्षमता 20 किलो तक का है, 20 किलो अगर आप रखोगे तो रखते ही उछाल देगी, तो 50 किलो रख दिए, दब गई बिल्कुल। अब जैसे आपने 30 किलो हटाया, वो स्प्रिंग तरह उछलेगी, अचानक से उछलेगी ना, 20 किलो को कैसे लगेगी, दबा। वैसे अंग्रेजों ने दबाते गए, अचानक 1857 क्रांति आई, सबसे भयंकर तरीके से 1857 आया, 1857 में क्रांति हुई, आंदोलन हुआ, 1857 क्रांति हुई ना, अंग्रेजों को मारा भाग के सैनिकों ने, तो दबते गए 1857 में उछल गई, वो स्प्रिंग आई, उछल गई, मतलब आंदोलन छिड़ गए, लोग भड़क गए कि यार ये तो बहुत हद होती है, तुम हमारे समाज का ध्यान नहीं रख रहे, तुम हमारा नहीं रख रहे, तुम हमारे समाज को बिगाड़ रहे हो, तुम हमारी व्यवस्थाओं को ध्यान नहीं रख रहे, मतलब ऐसे करके नाराज हो गए लोग, और उन अंग्रेजों के खिलाफ हो गए सारे, है ना, और आंदोलन किया 1857 क्रांति। वैसे ही उन्होंने बोला, वो बोल रहे हैं भाई जो राष्ट्रवाद है, वो राष्ट्रवाद कैसे आया, तो ऐसे आया धीरे धीरे, भावनाएं पर भी लोगों में, भाई ये ऐसे गलत हो रहा है, हमारे धार्मिक, हमारे धर्म के साथ खेल रहे हैं, हमारे समाज के साथ खेल रहे हैं, हमारे पैसों से खेल रहे हैं, हमारी ऐसी सारी चीजें बताई, तो ऐसा हुआ
फिर राष्ट्रवाद क्या है, उदय कहां से हुआ? तो 1857 से हो गया उदय। तो थोड़ा सा पढ़ देता हूं, फिर मैं बताऊंगा राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद होता है देश के प्रति प्रेम जागना। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश से प्रेम करना। राष्ट्रवादी कहते हैं ना, बहुत से नेता कहते हैं मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं राष्ट्र के लिए अपनी जान दे सकता हूं, मैं राष्ट्रवादी कवि हूं, मैं राष्ट्रवादी टीचर हूं, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो क्यों बोलते हैं? राष्ट्रवादी मतलब होता है कि राष्ट्र के लिए मरने वाला, जीने वाला, राष्ट्र के लिए मेरा अपना सब कुछ दे दिया मैंने। ठीक है, तो राष्ट्रवाद क्या होता है? उस देश के लिए प्रेम करना, उस देश से प्रेम करना। ठीक है, राष्ट्रवाद की धारणा का मतलब देखो कि कैसे हुआ। वर्ष 1890 के दशक में कुछ कांग्रेस नेताओं ने, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा अभी, रुक जाओ क्या हुआ था। राष्ट्रवाद कहां से हुआ? 1857 से चालू हो गया, कैसे मान लो। क्रांति 1857 की, रानी लक्ष्मीबाई, पंडित मंगल पांडे, तात्या टोपे, ये सारे बहुत सारे आए, है ना। इनको शहीद कर दिया गया, किसी को मार दिया गया, तो लोगों में फिर भावना आई यार वैसे। फिर उन्होंने गृह निषेध चला दिया अंग्रेजों ने, भाई जिसके बच्चा नहीं हुआ उसका राज्य हमारा। पैसा समाज में हम लड़कियों, मतलब क्या समाज कैसे बिगाड़ा भाई, इंग्लिश पढ़ाएंगे। फिर आर्थिक पैसा यहां से कमाते, यहां से सामान सस्ता खरीदते, वहां लाके डेंटिंग पेंटिंग करके यहाँ लाके भेज देते महंगा। अरे यहाँ से चीनी ले गए 100 किलो, 100 कट्टे, ठीक है, एक कट्टा ले गए 1000 रुपए का, 1000 रुपए किलो, मतलब 10 रुपए किलो, 1 रुपए किलो के वापस ले गए तो 1000 रुपए का कट्टा हो गया, 100 रुपए, 10 रुपए किलो के, है ना, 100 रुपए मतलब 1000 टन, 10 रुपए किलो। अब ले वहां जाके क्या करा, थैली में पैक करा, अरे 1-1 किलो पैक करा, 1 किलो पूरी नहीं 900 ग्राम करी, थैली में तो वजन आएगा, है ना, थैली में भी वजन ले लो। फिर कम चीनी, मतलब चलो डाल दी, 1 किलो डाल दी, ठीक है, उसको पेन नाम डाल दिया, नाम वाम, अब वो पैसे जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे। और यहाँ लाके उसी थैली को बोल दिया 20 रुपए की है, 10 रुपए बचाए नहीं बचाए डायरेक्ट, और लेना पड़ता था, कहां से लोगे? अभी दुकान में सामान आता है तो आप दुकान से लेते हो ना, ये तो है नहीं कि गन्ना जहां खेत में लगा हुआ बोला कि चीनी दे दे, नहीं देते ना। गन्ना कंपनी में, फैक्ट्री में जाएगा, वहां जाके चीनी, मतलब चीनी बनेगी, फिर आगे आएगी, तब आप चीनी खरीदते हो। ऐसा तो होता नहीं आप जाके कंपनी में खेत में जाके बोलो चीनी दे दे, बैंडिंग होने के बाद लेते हो ना, इसलिए महंगी पड़ती है। फिर ये चीज भी नुकसान कर रहा था। तो 1857 से चालू हुआ राष्ट्रवाद। उपरोक्त बदलाव ने लोगों को अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया, ये देश क्या है और किसके लिए है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया, भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत का मतलब यहाँ की जनता। किसी भी देश का मतलब क्या होता है कि वहां की जनता। देश कैसे बनता है? देश कैसे बनता है? वहां के लोगों से। भाई देश की भी एक विशेषता होती है ना कि इतने लोग होने चाहिए, इतना क्षेत्रफल होना चाहिए, या ये होना चाहिए। अब आजकल तो बड़े पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े देश हैं, तो अपनी मर्जी से किसी को खड़ा होकर बोल देता है ये देश हो गया। जापान में एक देश है वेटिंगन सिटी, उसमें सिर्फ मात्र 1000 पुरुष रहते हैं, सिर्फ पुरुष, महिला भी नहीं है, 1000 पुरुष रहते हैं। उसको भी देश का नाम दिया हुआ है, सबसे छोटा देश माना जाता है उसको। सिर्फ 1000 देश है, वेटिंगन सिटी जापान का देश है, ठीक है, एक टापू है, उस पर 1000 लोग रहते हैं बस। सामने आया भारत का मतलब है कि यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा, जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। मतलब यहाँ वहां रहने वाले लोग, जाति, धर्म, वर्ग, है ना, लिंग, ये सब यहाँ पे जिसका घर है वो क्या है? भारत है, वो क्या है? भारतीय है, ठीक है, वो क्या है? देश है। ये देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इसके साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी के पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं हो जाता, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। सही बात है भाई। फिर अलग अलग नेता है, जैसे बाल गंगाधर तिलक आए, उन्होंने बोला कि भारत भारतीयों का है, लोगों को समझाया भाई भारत किसका है? भारतीयों का है। तो भारत में होने वाला कोई भी काम, भारत की कोई भी वस्तु, भारत का कोई भी संसाधन, भारत की खेती, भारत के जो भारत की जो भी इमारतें, बड़ी बड़ी चीजें हैं जिन पे अंग्रेजों ने कब्जा जमाया हुआ है, वो भारतीयों का है। तुम समझ क्यों नहीं रहे चीजों को? अरे अब तो जागो,
200 साल हो गए तुम्हें, मतलब 100 साल हो गए तुम्हें क्या होते हुए, अधीन हुए अंग्रेजों के। अंग्रेज धीरे 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 कब्जा करते जा रहे हैं तुम पे, तुम्हारे हर वस्तु पे, तुम्हारे हर जगह पे, तुम्हारे हर राज्यों पे। कौन बोला? बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने बोला भारत भारतीयों का है, तुम लोग इनके गुलाम बन गए हो, तुम्हारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि आप इनसे संभाल ले रहे हो, तो आप सोचते हो कि राजा को देते टैक्स इसको भी देना पड़ेगा। अरे क्यों दोगे? भारत भारतीयों का है, ये देश तुम्हारा है, ये धरती माता तुम्हारी है। और जब कोई ऐसा मोटिवेट करने वाला बंदा मिल जाता है तो भाई साहब, नाम कुछ करने वाला बंदा भी जिसमें दम ना हो उसमें भी दम आ जाता है। अरे बोलने वाला होना चाहिए ना यार, जो बोलने वाला नेता, जैसे नेता है वो किसी देश का नेता है भाई साहब, इस बात को नेता शब्द को देखकर मेरे को इतना गिल्ट फील हुआ आज। फील तो पहले भी हो गया था, लेकिन इतने महान टीचर, मतलब सबकी नजर में इतने महान टीचर है वो, अवध होगा सर है, वो बंदा पॉलिटिक्स में आ गया। चलो अच्छी बात है, आना चाहिए, पॉलिटिक्स में आओ, कोई बात नहीं। आप पढ़े लिखे हो, आप बदलाव लाओगे। आप पढ़े लिखे, पढ़ा लिखा इंसान क्या करता है? बदलाव लाता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, टीचर है, तो टीचर को पता है भाई किसकी समस्या क्या होती है, स्टूडेंट की समस्या क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या होती है, वो कैसे पढ़ रहा है, उसके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए। एग्जाम जो बच्चों का जो एग्जाम ये हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, उसको रोकना चाहिए। फिर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाती है, इनको रोकना चाहिए। तो अच्छी बात है, टीचर है, पढ़ा लिखा है, तो इस चीज को समझेगा, है ना। लेकिन उनकी सबसे बुरी चीजें लगी मुझे, एक तो पॉलिटिक्स में आ गए, चलो अच्छी बात है पॉलिटिक्स में आ गए, वो बंदा आया नहीं कि वो, अब आप इसी समय के हो ना, अभी भारत का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली का, ये चीजें आपको पता है सारी, है ना। और कौन नेता कैसा, ये भी आपके सामने रहना चाहिए भाई, थोड़ा बहुत तो सुनते हैं ये चीजों को। अब आपने सुना हुआ है कि केजरीवाल अन्ना हजारे की पार्टी से था, अन्ना हजारे को हटा के ये मतलब हेड बन गया, सुना हुआ, आपको पता नहीं चीज तो नहीं पता, तो फिर भी पता है, मतलब बहुत को पता है। अब आप आओ, पहले आपने बीजेपी में सदस्य ली, मतलब बीजेपी के सदस्य बन गया, बीजेपी से उठूंगा साहब, बीजेपी ने टिकट मतलब दे दिया पहले तो, फिर कोई बात ऐसी बनी होगी तो उसने टिकट वापस मतलब कैंसिल कर दिया इसका। फिर अब ये भाई आ गए आम आदमी में, आम जनता मतलब केजरीवाल की पार्टी में। अब केजरीवाल की पार्टी में आए तो अब क्या कह रहे, उस नेता ने कहा, बीजेपी के उस नेता ने मेरे को ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। फिर अब वो जो नेता है उसमें और इस नेता में क्या फर्क रह गया? टीचर में नेता में फर्क कहां से आया? आप तो समाज बदलने चले थे ना, आप तो देश को बदलने चले थे भाई, स्टूडेंट का साथ देंगे, विद्यार्थियों का साथ देंगे, पढ़े लिखे को रोजगार देंगे। आप तो वहां से वो चीज सोच के चले थे आगे। आपने जो लोगों का साथ क्यों मांगा था, बच्चों का साथ क्यों मांगा कि भाई मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा ये करूंगा। आप तो राजनीति के बन गए, आप तो राजा नेता बन गए एक तरह से, वो झूठ बोल रहे उनकी तरह, ये कर रहे हो, तो फिर आप कहाँ हमारे हमारे पक्ष में कब बोले? आप फिर हमारे पक्ष के मुद्दे लेके, स्टूडेंट से पक्ष के मुद्दे लेता कि भाई पेपर लीक नहीं होने दूंगा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं तो ये करूंगा वो करूंगा, स्टूडेंट के लिए बोलना चाहिए था, तब जाके एक छवि अच्छी बनती। नहीं जीतेंगे। आप पॉलिटिक्स में आए हो तो आप किसी के बारे में सोचो ना यार। राजा बनने की ख्वाहिश है, ठीक है, लेकिन राजा सही तो बनो, सभी तो जनता आपको चाहेगी। तुम धनानंद जैसे राजा बन जाओगे तो कोई चाहेगा तुम्हें? सब तुम्हारे पूरे राज्य के लोग तुमसे नफरत करेंगे। वही चीज इनके साथ होगी, देखना। तो मेरा काम क्या है? टीचर, मैं पढ़ा रहा हूं। अब मैं पढ़ाने के अलावा तुमसे कल को करूं मैं ये हूं, मैं वो मतलब किसी और के बल्ले बोलूं कि वो ऐसे नहीं पढ़ा सकता, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, फिर मेरी छवि क्या रहेगी कि भाई तू दूसरों को बुराई करता है, इससे तुम खुद उठ के दिखा ना। आप अच्छे हो, आप में काबिलियत है तो आप काबिल बन के दिखाओ। दूसरों को नीचा दिखा के या दूसरों को बुरा बता के आप आगे बढ़ोगे, कैसे बढ़ सकते हो? जरूर मेरे अंदर भी ना, सच बता रहा हूं कि आता है अंदर से बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ क्या, क्यों, लेकिन अभी क्या क्यों को छोड़ के जो भी बातें आई ना उनको आगे ले जानी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए। अभी बुलंद कब होता है? कुछ चीजें ना अपने, एक तो बंदे का माइंड सेट होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, और उसको जिस काम को कर रहा है उसके प्रति उसका डेडिकेशन होना चाहिए, लगातार करने का, बस। गंगाधर आए, बोले भारत भारतीय का है ना, और इसमें किसी दूसरे का अधिकार कैसे हो सकता है? अंग्रेज इसके हकदार, मतलब अंग्रेजों का राज कैसे, आप अंग्रेजों के सहन कैसे कर सकते हो? दूसरा कोई बंदा आता है, जैसे आप यहाँ रह रहे हो, ट्यूशन में रह रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, मैम पढ़ा रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब तीसरा कोई बंदा है ना, और वो आके हमें समझाने लग जाए ऐसे करो वो करो वो करो, तो उसको अधिकार किसने दिया? ये कहीं ना कहीं हम में से कोई देगा ना।
भाई तीसरे बंदे अगर आगे बीच में बोल दिया कोई चीज तो किसने दिया? हमारी कमी होगी कहीं नहीं है। वो कह रहा है अंग्रेजों को अधिकार किसने दिया रहने का, ये यहाँ पे ये उद्योग धंधे करने का, यहाँ पे राज करने का, यहाँ पे तुम लोगों पे अधिकार जमाने का अधिकार किसने दिया? तुम लोगों ने दिया है। तो तुम ही उनको हटा दो यहाँ से। भाई तुम्हारा भारत है, तुम क्यों नहीं सोच रहे चीज को? ऐसे कर करके धीरे धीरे कोई फिर नेता आया, फिर बोला, फिर एनिवेशन आई, वो तो विदेशी महिला थी लेकिन उसने बोला भारत भारतीयों का है, इसी की बात रिपीट कर दी कि इसकी बात में हाईलाइट नहीं, लेकिन वो महिला थी और अंग्रेज थी तो उसके बाद फिर हाईलाइट हुई भाई भारत भारतीयों का है। लोगों के दिमाग में बैठ गई बात ये यार भारत तो भारतीयों का ही है। फिर महात्मा गांधी जी आ गए, महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाए, अंग्रेजों के खिलाफ चलाए, बड़े बड़े जो पैसे वाले धनवान लोग थे उनके खिलाफ चलाए, पैसे इकट्ठे किए लोगों से। उस टाइम महात्मा गांधी के पास 1 करोड़ चंदा के आ गए थे। उस टाइम 1 करोड़ मतलब चंदा के आना, हर गांव गांव से पैसे उगाए थे उन्होंने, किसानों से, पैसों वालों से। सबसे पहले 1 लाख का चंदा उससे लिया था। उनके महात्मा गांधी के 5 बेटे कौन है? 4 बेटे थे ना महात्मा गांधी के, लाल पाल, अरे यार तुम लोग 4 बेटे थे, 2 लाल थे 2 पाल थे, हीरालाल पन्नालाल, अरे सॉरी हरिलाल मणिलाल हरिलाल मणिलाल, 2 लाल थे, 2 पाल थे, हरिलाल और मणिलाल, 2 लाल 2 पाल। पाल का नाम याद नहीं आ रहा, बता दूंगा, ठीक है। ये चीजें मेरे साथ अब होने लगी है, मेरे को कोई चीज याद नहीं आती, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे को पता क्यों नहीं आती याद, पता क्यों नहीं आती? जो माइंडसेट है ना उसको एक जगह से पढ़ो और पढ़ाओ तब सही होता है। तो ये चीजें दो हर टीचर को नहीं आती बेटा, ये मेरी कमी नहीं है, बहुत से टीचर होते हैं जो जब उस टाइम नहीं आती चीजें याद, नहीं आती कोई बात नहीं, उसके लिए नहीं सोचना चाहिए आप आती है ढंग से बैठ जा। देखो भारतीय का भारत, तो इस पर किसी और अधिकार कैसे हो सकता है? उसने बोला, किसने बोला? बाल गंगाधर तिलक ने। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ साफ दिखाई देने लगी। 1870 से 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठन में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। 1870 क्रांति हो गई, उसके बाद तो धीरे 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 इतने उठे, वही बात आ गई स्पेन वाली। तो 1885 में एक पार्टी बना दी, अंग्रेजों ने बनाई पार्टी, मतलब संगठन बनाया, बोला भाई ये संगठन है, इनको हम पढ़ाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो थी ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसका अंग्रेजों ने नाम कुछ और रखा था, सोशलिस्ट पार्टी को, मतलब अपने फायदे के लिए बनाया था कि इनको पढ़ाएंगे, हम इनको इंग्लिश पढ़ाएंगे तो ये हमारे काम करेंगे, जैसे IAPS अधिकारी और ये बढ़ाएंगे, है ना। तो क्योंकि अंग्रेज तो एक बात था, इतना बड़ा भारत, अंग्रेज कितने ले आओगे भारत में तुम? तो भारतीयों से भी तो कराना पड़ेगा कुछ काम, इसलिए इनको पढ़ाया। अब इनको पढ़ाया, पार्टी बनाई, तो उनके लिए नुकसान हो गया। कैसे हुआ? लोग पढ़े, जैसे मैंने पढ़ ली इंग्लिश, अब अंग्रेज ये बड़ा अधिकारी है, इसने दूसरे को लेटर भेजा, तो अब मैं भी पढ़ा लिखा आदमी, उसने पैक करके भेजा, मैं रास्ते में गया, उसको खोला, फिर देखा क्या कह रहा है, ओह माय गॉड, ये भारतीय, हाँ हमला नहीं, ये इतना ऐसे ऐसे नुकसान करेंगे हमारे भारत में, वहां राज करेंगे, उस राजा को मार दो, उसको ऐसे कर दो, ये तो गलत हो रहा है। फिर धीरे धीरे ऐसी भावनाएं जगी कि यार ये ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, धीरे धीरे नेताएं बने, संगठन बने, पार्टियां बनी, और फिर क्या हुआ? अंग्रेजों में टूट गए सारे, ठीक है। और 1947 आते आते 46 में बोल दिया अंग्रेजों ने कि हम भारत 1948 में छोड़ देंगे। क्या बोला उन्होंने? 1948 में छोड़ देंगे, हम आजाद कर देंगे भारत को। लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि 1947 में छोड़ना पड़ा। ये कहते ना कि भारत को महात्मा गांधी ने भगाया भारत से, या फिर पार्टी ने भगाया भारत में, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भगाया, किसी ने नहीं भगाया। अंग्रेज इतने मजबूत थे कि वो और 100 साल राज कर सकते थे हम पे, लेकिन उनकी भी स्थितियां ऐसी हो गई थी, क्योंकि विश्व युद्ध हुआ दूसरा, उसमें हारे और बुरी तरह हारे। इतने बड़े देश पे राज करना उनकी बस की बात नहीं थी फिर, तो उनको अपना भी छोड़ना था। 1946 जैसे 45 में खत्म हुआ दूसरा युद्ध, 46 में उन्होंने घोषणा कर दी भाई हम भारत को छोड़ देंगे, आजाद कर देंगे। क्यों? एक बात तो, जो बंदे 200 साल से भारत पे राज कर रहे हैं, वो मतलब कैसे अचानक से बोल देंगे कि छोड़ देंगे? क्योंकि भाई जब आपके घर में खाने को दाने नहीं होंगे तो आप दूसरे को दान दोगे? नहीं दोगे, हैं? या फिर आप पावरफुल नहीं हो तो आप किसी भी दबाव बना सकते हो?
नहीं बना सकते। तो यही चीज थी कि वो खुद कमजोर हो गए, तो फिर वो कैसे करेंगे राज। अरे मराठा इतने शक्तिशाली थे, बहुत तगड़े, पूरे भारत पे राज करने लग गए थे धीरे धीरे। लेकिन जब मोहम्मद शाह अब्दाली, अब्दाली से लड़ाई, पानीपत का तीसरा युद्ध बनी है ना फिल्म पानीपत, तीसरा युद्ध हुआ, उसमें मराठा इतने बुरी तरीके से हारे, इतने मतलब बहुत बुरी तरीके से हारे कि कुछ दम ही नहीं, मतलब एक पार्टी खत्म एक तरह से। उनका वो जो राजा मतलब था ना राज्य, वो राज्य बिल्कुल ढह से हो गया। फिर छोटे छोटे राजा सब अपने अपने जगह खड़े हुए, क्यों हुए? क्योंकि जो मेन आदमी था वही ताकतवर नहीं रहा, है ना। तो यही अंग्रेजों के साथ हुआ कि हमें अंग्रेज खुद ही टूट गए, खुद ही हार गए, तो अब कैसे राज करेंगे? अब तो चलता है कोई भी पीट गया। और कहते हैं भारत को स्वतंत्रता सेनानी ने आजाद करवाया, भाई कोई नहीं करवाया, वो खुद युद्ध में हार गए थे, द्वितीय विश्व युद्ध हार गए थे, इसलिए उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो इतने बड़े राज्य भारत पे शासन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने खुद ही छोड़ दिया भारत। नहीं तो अंग्रेजों ने भारत में बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे। रेलवे कभी नहीं ला सकते थे भारत में, रेलवे लिया अंग्रेज, लाइट, जो मतलब जो भी व्यवस्था, जो भी आप अच्छी चीजों का आज उपयोग कर रहे हो, अंग्रेजों की देन है। अगर कोई, मैंने क्या बोला, हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा बुरा। वो बुरे थे तो वो अच्छे भी थे, उन्होंने आपके साथ आपके लिए बहुत अच्छा भी किया था। मानो कि उस टाइम पे उन्होंने अपनी सुविधा के लिए किया था, भाई सुविधा उन्होंने अपनी करी ना, कि ट्रेन से जल्दी अपना माल पहुंचाएंगे। कोर्ट कलकत्ता में हाई कोर्ट बढ़ाया, तो हाई कोर्ट अब अभी भी चल रहा है, तो अपने फायदे के लिए बनाए थे उन्होंने, लेकिन फायदा किसका हो गया? हमारा भी। अरे अभी रुको, मैं बताता हूं। जैसे हमने बिल्डिंग बनवा दी, अभी बिल्डिंग बना के हमने बेच दिया, ठीक है, बेच दिया, तो जो लेगा उसके लिए फायदा हो गया ना, बना हुआ मिल गया। दूसरी बात सुविधा हुई उसके, बड़ा बड़ा मिलेगा। एक तो आप बनवाओगे, आके टाइम खर्च करोगे, है ना, परेशानियां भी आएगी, माल कहां फिकवाएं, जगह कहां है, ये वो, और आपको बना हुआ मिल गया तो ऐसी, ठीक है। फिर देखो, अब 1919 में जैसे महात्मा गांधी कब आए भारत में, ये बताओ। मैंने क्या बताया था भारत में महात्मा गांधी कब आए? 1915। जैसे महात्मा गांधी आए, उनके दोस्त बने कौन? यार ऐसे राजनीति, तो मतलब राजनीति करता था वो, भोसले भोसले कुछ नाम था उसका, तो वो बने। यही प्रॉब्लम है, आप कंटिन्यू चीजों को पढ़ते रहते हैं तो याद रहती है, पूरी पूरी याद रहती थी पहले मेरे को, अभी याद नहीं है। तो मतलब मैं इतना कह रहा हूँ, पार्टी का नेता था वो था, उसके साथ जुड़ा, और महात्मा गांधी को सारे देश में घुमाया उन्होंने, ठीक है। फिर महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन किया भारत में? पहले आती चंपारण, पहला आंदोलन चंपारण किया। फिर धीरे 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 आंदोलन होने लगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे के कारण, अब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन क्यों होने लगे, क्या कारण थे? तो देखो, 1850 से 1880 के बीच राजनीतिक संगठन बनाए गए। इन संगठनों में कई सुशिक्षित लोग थे जो नियंत्रित होने का दर्द जानते थे, मतलब पढ़े लिखे लोग गुलामी कर रहे थे। कैसे? अंग्रेजों के अंडर काम कर रहे थे, उनका दुख, उनको पता था यार कितना प्रॉब्लम होती है किसी अंडर काम करना, और फिर अंडर काम करके भी उनकी सुनना। वो पता क्या, वो वाली बात आई, जो सैनिक होता था, पुलिस वाले होते थे ना, तो हमारा जो आदमी होता था भारतीय, उसको कांस्टेबल से ऊपर वाला पद मिलता ही नहीं था, हेड कांस्टेबल लास्ट मिलता था, थाने का हेड कांस्टेबल, ठीक है, सिपाही का। और उनके छोटे हो बड़े हो, मतलब जैसे हमारा कोई हेड कांस्टेबल भी है ना, तो उनका कांस्टेबल है ना, उसको नमस्ते करना पड़ेगा। बड़ा अधिकारी हमारा, उनके छोटे अधिकारी को सैल्यूट मारना पड़ेगा। अंग्रेजों को दुख नहीं होगा, दुख तो होगा, ऐसे हो रहा था, इसलिए भावनाएं जगी। फिर उस दौर के कुछ प्रसिद्ध राजनीतिक संगठन थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और कई अन्य। मतलब हर राज्य में, देश में कई क्या हुए संगठन बन गए, है ना। सबसे बड़ा संगठन बना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नहीं तो संगठन तो बहुत सारे बने थे, लेकिन चला कौन सा? एक ही। क्यों? क्योंकि उसका सपोर्ट किसने कर दिया था? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को पूरा देश सपोर्ट कर रहा था, इसलिए कहीं ना कहीं क्या हुआ कि वो उसमें आ गए। कांग्रेस भी दो भागों में बटी थी, गरम दल, नरम दल। नरम दल में महात्मा गांधी वाले आदमी सारे, गरम दल में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, आजाद, ऐसे बड़े बड़े युद्ध वाले, लड़के जीतने वाले। और ये जब लेटर दे के आते थे, सर प्लीज ये हमारे रिश्ते, मतलब आपसे निवेदन था, ठीक हम देख लेंगे, जाओ। और वो जाते थे, ये लेटर है हमारा, लेटर पकड़ा दे, गोली मार के आ जाते थे, ये हो गया काम। ऐसा बम फेंक दिया, असेंबली में बम फेंक दिया,
ऐसे काम करते तुम। सशस्त्र अधिनियम 1878 में बनाया गया। शस्त्र अधिनियम मतलब अब मारो, अब क्या करो, मारो। किसी भी चीज देखो बेटा, कभी भी जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना, बिना युद्ध के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। कोई देश चला रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, युद्ध मतलब अगर आपने लड़ना छोड़ दिया तो आपका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। अशोक ने लड़ना छोड़ा, अस्तित्व खत्म हो गया। मौर्य वंश रहा नहीं, बृहदर्थ अंतिम शासक था, बृहदर्थ मौर्य वंश का। देख ऐसे याद आता है। अब उस दिन याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी, पता नहीं कौन सा गुप्त लगा दिया था मैंने, बृहदर्थ था। ठीक है, फिर अब देखो, कुख्यात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन द्वारा बनाया गया था और इसे वर्ष 1878 में सरकार और उसके विभिन्न कार्यों की आलोचना करने के वाले भारतीय प्रेस द्वारा दबाने का भारतीय प्रेस को दबाने के लिए किया गया था। कुख्यात वर्कुलर प्रेस एक्ट बनाया गया। भाई ऐसा एक्ट बनाओ जो भारतीय कोई भी अगर कुछ आंदोलन करे या कुछ भी बोले या कोई चीज छापे, उनके ऊपर प्रेशर बनाओ, दबाव बढ़ाओ कि नहीं छापेगा। कोई अगर भारतीय कोई पत्रिका छापता है कि भाई अंग्रेज हमारे पास ये अत्याचार कर रहे, उसको वहीं दबा दो, मार दो, दबा दो, जैसे जो भी करना कर दो। एक एक्ट बना दिया गया। ठीक है, कब बनाया? 1878 में। किसने बनाया? लॉर्ड लिटन ने। लिटन बहुत बड़ा है, देखिए लिटन जनगणना भी ये करवाया 1870 में हुई थी ना, इसी ने कराया था, लॉर्ड लिटन ने। इतिहास कांग्रेस की प्राथमिक मांगे इस प्रकार थी। अब देखो क्या हुआ कि कांग्रेस ने वो मांगे भाई हमें क्या चाहिए, देखो क्या क्या हुआ। पहले देख लो, ऊपर आओ वापिस में, बहुत आगे आ गया। ब्रिटिश राज द्वारा एडल बिल नामक एवं कुख्यात अधिनियम लागू करने का प्रयासों ने भी देश में राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा दिया। मतलब देखो, आप बिल पे बिल ला रहे हो, अधिनियम बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? हमें दबाने के लिए, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, फिर भी हम पे दबाओ, हमारे कामों को, हमारे नुकसान कर रहे हो, हमारा पैसा लेके जा रहे हो, हमारी राजनीति खत्म कर रहे हो, हमारा समाज खराब कर रहे हो, और फिर भी हम पे दबाव बढ़ा रहे हो। हम कुछ बोलना चाह रहे हैं तो हमें पीट के तुम बिठा देते हो। कोई ऐसा अधिनियम बना देते हो कि भाई ये बोल नहीं सकता, बोलते मारो अधिनियम के तहत, तो फिर हमारा नुकसान हो रहा है, तो लोग उसके खिलाफ हुए सारे। फिर क्या हुआ आगे देखो, फिर आंदोलन किए और आंदोलन करके फिर बिल तो वापस करवा दिए। कौन से? ब्रिटिश राज द्वारा इल्टबर्ट नामक बिल आया और कुख्यात अधिनियम ये बिल था। क्या था इसमें कि भाई कोई भी बोलेगा मारो पीटो, तो उसको लोग अचानक खड़े हुए सारे राजनीतिक पॉलिटिक्स वाले, पार्टी वाले, और उन्होंने उसको बंद करवाया। होता ना भी सीसीए लागू कर रहे थे, बंद करना पड़ा। किसान बिल लागू करा, किसान बैठ गए, तो फिर बंद करना पड़ता ना, वो चीजें हो रही थी। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन ने ब्रिटिश राज के खिलाफ एक बहुत बड़ी व्यवस्थित तरीके से आंदोलन को जन्म दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ संस्थापक सदस्य दादा भाई नारोजी, WC बनर्जी, RC दत्त आदि थे। दादा भाई नारोजी सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सबसे बड़ा कौन होता है? दादा। तो चलो दादा को बना दो। ठीक है, फिर कांग्रेस की प्राथमिक मांगे इस प्रकार थी। अब कांग्रेस क्या चाहती थी, क्या मांग रही थी? देखो, इतिहासकारों के अनुसार कांग्रेस ने अपने दृष्टिकोण पर तरीकों में उदारवादी माना था। उसकी मांगे निम्नलिखित थी। उदारवादी क्या होता है? किसी के दूसरे दबाव में रहना। यार ये बताओ, अंग्रेज है, उधार मतलब किसी के उधार दिया हुआ हो गया कि तुम्हारे अनुसार चलना है, तुम्हारे अनुसार काम करना, तुम्हारे अनुसार नौकरी करनी है, तो हम तो उधार की जीवन जी रहे, तो वो चीज हमें पसंद नहीं है। पहली चीज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्राथमिक मांग विधान परिषदों को भारतीयों का अधिक प्रतिनिधित्व वाला बनना तथा उन्हें अधिक शक्ति प्रदान करना है। कि भाई ठीक है, आप भारतीय राज करो, लेकिन जो भी संगठन होंगे, जो भी पार्टियां या जो भी नेता है, जैसे संसद भवन है हमारी, उसमें लोकसभा राज्यसभा है। लोकसभा राज्यसभा में भाई साहब भारतीय है, भारत में तुम राज कर रहे हो तो भारत के नेता भी तो होने चाहिए, तो उसमें अधिकतर भारत के नेता होना चाहिए, पहली सब। दूसरी, भारतीयों को भी सरकारी सेवाओं में उच्च पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। क्या बोला मैंने? छोटे बड़े से बड़ा पद क्या होता था? हवलदार का, हेड कांस्टेबल का।
उससे बड़ा पद नहीं दे देते। फिर क्या बोला उन्होंने, भाई सरकारी नौकरी में भारतीयों का भी बड़ा बड़ा पद होना चाहिए। पहले के समय में सिविल सेवा परीक्षाएं केवल लंदन में आयोजित की जाती थी। सोचो, आईएएस की, आईपीएस की भर्ती नौकरी होती थी ना, तो क्या होता था, जैसे अभी आरएस बनना है, आदमी को आईएएस की, यूपीएससी की पेपर देना है, मेरे को आईएएस का पेपर दिया मैंने, तो मेरा सेंटर कहाँ है, जयपुर, दोनों बारी जयपुर आया है, तो फास्ट में जयपुर में जाके दे के आ गया। अब मैं फॉर्म भरूं और मेरा जो सेंटर है वो आए श्रीलंका, भाई श्रीलंका जाना है पेपर देने, मैं जाऊंगा वहां पेपर देने, बंदा कैसे जाएगा दूर। तो ये क्या करते थे, जो भी आईएएस का पेपर होता था ना, आईएएस आरएस, उनको लंदन में पेपर देना जाना होगा। अब कौन जाएगा लंदन पेपर देने भाई, अंग्रेज तो चले जाएंगे, अंग्रेज तो वहीं रहते होंगे, वहीं दे देंगे, लेकिन भारतीय कैसे जाएंगे। तो ये चीज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बोला कि ये पेपर, सिविल परीक्षा का पेपर भारत में होना चाहिए, यहीं आयोजित की जानी चाहिए परीक्षा, ठीक है। प्रशासन का भारतीयकरण होना चाहिए, जो प्रशासन है, जो राजनीति कर रहे हो आप लोग, उसमें क्या होना चाहिए, भारतीय लोग होने चाहिए, भारतीयकरण होना चाहिए, मतलब भारत के लोगों को तो पता होना चाहिए राजनीति कैसे चल रही है। अगर 100 सदस्य है तो उसमें से कम 60 सदस्य भारत के होने चाहिए, 70 होने चाहिए। क्यों कि भारत के लोग तो जानते हैं भाई कहाँ कमी क्या है, कहाँ क्या करवाना है। तुम थोड़ी जानते, तुम विदेश से आए, तुम्हें क्या पता कहाँ भारत में क्या चीज है, किसान कैसे जी रहा है आपको क्या पता। किसान के क्षेत्र से जो बंदा उठ के आएगा उसे पता होगा भाई वहां से हुआ है। अरे राजस्थान है, राजस्थान का मुख्यमंत्री चुनना दिल्ली में आके, है ना, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री अगर आप असम से लाओगे किसी आदमी को, असम से लाए और बोले कि आप कल से राजस्थान के सीएम हो जाओ, अब वो असम के आदमी को क्या पता है राजस्थान में क्या क्या हो रहा है, राजस्थान में कैसे लोग रहते हैं, राजस्थान का जलवायु कैसी है, राजस्थान के लोगों को क्या चीज की आवश्यकता ज्यादा है। वहां असम में जंगल जंगल है, तो वहां लोगों को कानून बनाओ भाई हाँ जंगल नहीं काटने। राजस्थान में थार का मरुस्थल है, क्या बताओगे आप वहां जाके, जब आपको नॉलेज नहीं है उस चीज की तो आप कैसे कर लोगे भाई। आदमी काम कौन करता है, जब जिसको नॉलेज होती है चीजों की, नॉलेज नहीं कैसे कर लेगा। न्यायपालिका को भी कार्यपालिका से अलग किया जाना चाहिए भाई, कार्यपालिका न्यायपालिका एक ही है, मतलब न्याय भी एक ही बंदा, एक ही पार्टी रही, और कार्य भी यही करवाएगी, मतलब मैं ही राजा, मैं ही जनता, मंत्री भी मैं ही हूं, प्रधानमंत्री भी मैं ही हूं, राष्ट्रपति भी मैं ही हूं। कौन था, अंग्रेज। अंग्रेज क्या करते थे, नियम भी हमें बनाएंगे, कार्य भी हमें करवाएंगे, सारा कुछ हमें करवाएंगे। क्यों, तो न्यायपालिका अलग करो और कार्यपालिका अलग करो। न्यायपालिका में जैसे 3 जज है, तो 3 में से एक जज भारतीय भी होना चाहिए। हुआ था ना भारतीय जज, जैसे भगत सिंह को फांसी लगी तो उसमें एक भारतीय जज था, मौलाना कुछ ऐसा नाम था उसका, मुस्लिम थे वो। उन्होंने कहा कि मैं भगत सिंह को फांसी नहीं दूंगा, मैं इसके खिलाफ हूं, तो उन्होंने कहा नहीं देना तो पड़ेगा, तो मैं ठीक है मैं इस्तीफा दे दूं, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। जज जो भगत सिंह को फांसी देने से मना कर देते हैं, तो नहीं मानते, तो फिर वो क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते अपना, भाई मैं भगत सिंह को फांसी नहीं दूंगा, मुझे पता है निर्दोष है। क्या करा उसने, उसने अपने देश के लिए लड़ाई की, अपने हक की लड़ाई कर रहा हो, तो उसमें अपराधी कैसे हुआ। अगर वो असेंबली में बम नहीं डालता तो आप उनकी बातें मानते। आप असेंबली में अगर सैंडर्स की हत्या नहीं करते तो आपको पता चलता भाई कोई कुछ कहना चाह रहा है, आप सुनते नहीं हो किसी की। सैंडर्स की हत्या करते तुम्हें पता चला भाई हाँ कोई संगठन है जो ये मांग कर रहा है, ठीक है। बैरकान थे तुम्हारे अंग्रेजों की, ब्रिटिश सरकार के, तो खोले कैसे, असेंबली में बम फेंका लो। जैसे विस्फोट हुआ कि हम ये विस्फोट इसलिए करा था कि अंग्रेज सरकार क्या हो गई, बहरी हो गई है, जो हम कुछ कहना चाहते हैं हमारी मांगों को नहीं सुनती, इसलिए उन्होंने विस्फोट किया। तो आते अलग अलग लोग यार, ठीक है। आगे देखो, कांग्रेस के अन्य मांगे भी थी। पहली, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र अधिनियम को निष्ठ करना। अस्त्र मतलब कि हम मतलब कुछ नहीं कर सकते, दूसरे तुम रूल बनाओगे और हमें फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो हम पे तुम अत्याचार करोगे तो वो भी नहीं करेंगे। और अभिव्यक्ति बनाओ भाई, हमारी स्वतंत्रता है, हम अपनी स्वतंत्रता से रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। अभी तुम अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, इधर जाओ भाई साहब, कोई तुम्हें मतलब इतने कानून है कि तुम अगर किसी लड़की को कुछ बोल दोगे तो वहीं फटक से कुछ कर दिया आपने, कचरा फेंक दिया, फटक से जुर्माना। भारत में कट्टा लेके गाड़ी पे बैठ के जा रहे कूड़े का, और रास्ते में उसमें कूड़ा गिर गया, गिरने देना, चल आगे चल आगे चल है। और वहां पे तुमने अगर, भाई मेरे सर बता रहे थे मेरे एक सर है, मतलब ऑनलाइन पढ़ाते हैं राजस्थान के, वो गए कहां पे, बैंकॉक, नहीं बैंकॉक नहीं, हाँ इधर ही गए थे, बैंकॉक नहीं, और कनाडा शायद ऐसे कई देश में गए, वो गए तो वहां पे क्या हुआ,
गाड़ी में जा रहे थे, बिस्किट खा रहे थे, बिस्किट खा के उन्होंने जो पन्नी थी उसको मतलब उसकी पैकेट को बाहर फेंक दिया। गाड़ी वाले ने तुरंत गाड़ी साइड में लगाई, बोला उठा के ला नहीं तो भी जुर्माना लगेगा, तुरंत ला। अब भाग के उनको जो इतना डांटा, वापिस रखवाया। बोलो एक बिस्किट का, बिस्किट क्या, बिस्किट नहीं, सॉरी चिंगम विंगम ऐसे कुछ होता है, जो तो बिस्किट मान लो। फिर देख लिया ना, ये है। और भारत में बिस्किट खा रहे हो फेंक दे, अरे सरकारी कॉलेज में जाते हो फेंक दे, अस्पताल जाते हो फेंक दो, अस्पताल की दीवार देख के आते हो तुम, जब जाते हो लाल, ऐसा लगता है किसी ने लाल लगा गया है कोई, है बोलो युवा केसरी, अजीब है यार। चलो आ जाओ यार, तुम तो ये तो चलता रहेगा, भारत कभी नहीं सुधर सकता। और अब तो पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं तो वो बेकार है। 11 बज गए, कोई नहीं, अभी लास्ट पॉइंट है कांग्रेस की वार्षिक, हाँ देखो लास्ट क्या मांगती, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में राजस्व में कटौती, सैन्य व्यय में कमी, सिंचाई के लिए अधिक धनराशि बुनियादी मांगी थी। उन्होंने बोला सिंचाई के लिए बहुत पैसा खर्च होता है, हमें पैसे ज्यादा चाहिए, सैनिकों के लिए भी बहुत पैसा चाहिए होता है, तो सैनिकों को तुम अंग्रेजों को ज्यादा दे रहे हो, हमें कम दे रहे हो, तो बराबर करो, कटौती करो उनकी में से, ठीक है। फिर जो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है, पैसे जो हमें कम मिलते हैं, बजट हमारा, वो बजट बढ़ाओ, बजट अभी तुम्हें 5 लाख की जरूरत है, तुम्हें 4 लाख मिलेगा, तो कैसे पूरा करोगे आप, तो वो बढ़ाओ। फिर कांग्रेस की वार्षिक बैठक में नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ व्यवहार तथा वनवासियों की खराब स्थिति के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किए गए। क्या बोला, नमक पे कोई कानून नहीं होना चाहिए, नमक कानून तभी तो हटवाएंगे ना आगे जाके, गांधी जी ने हटवाया ना, कब की थी दांडी यात्रा, 1931 में, ठीक है, 1930 में की थी। फिर आ गया हो, हाँ 1930 में की थी ना। फिर अंग्रेजों की आलोचना कांग्रेस के राजनीतिक नेताओं के भाषणों के माध्यम से की गई और कांग्रेस के प्रतिनिधि जनमत तैयार करने के लिए देश के कोने कोने में पहुंचे। आई बात, कांग्रेस का प्रचार फिर जगह जगह पूरे गांवों में किया गया। अब गांव के लोग गरीब होते बेचारे, तुम्हें अब इंदिरा गांधी इतनी फैन थे लोग, इंदिरा गांधी क्यों, क्योंकि सोशल मीडिया भी था, है ना, जो भी पार्टी बनती थी, जो भी नेता आता था, हो वाह वाह, कांग्रेस अचानक से इतनी 70 साल से कैसे राज किया, क्योंकि आजादी से पहले थी, पूरे गांव गांव में प्रचार किया गया, कांग्रेस पार्टी है जो हमें आजादी दिला सकती है, अंग्रेजों जो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं उनसे बचा सकते हैं, ये है वो है, ऐसे कर करके प्रचार किए गए लंबे समय से, 1885 से किए गए। संगठन का था पहले, फिर पार्टी बन गई। फिर क्या हुआ कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हैं गांव में जैसा बोल दिया वैसे करते। आज भी गांव में क्या कहते हैं, किसको देना वोट, तो आप पढ़े लिखे हो, आपसे आगे पूछेंगे किसको दूं, अब पढ़े लिखे ने बोल दिया हाथ में लेके आ जाओ, वो हाथ में लेके जाओ, पढ़े लिखे ने बोल दिया कमल में दे दो, कमल में लेके जाओ, झाड़ू दे दो, उसमें दे। बंदे को कोई मतलब नहीं कि कौन पार्टी में कौन नेता उठ रहा है, क्या करेगा, पूछा आपसे, जाके बता के दबा के आ गया। पहले इसीलिए जीते थे, करती थी कांग्रेस से ज्यादा, बार बार क्यों जीती थी, क्योंकि अपने ही लोग क्या बैठते थे वहां पे जहां पे चुनाव हो रहे हैं, आया किसने देना, हाथ दबा के आइयो, ये ले हाथ में दबा के आ गए, हाथ दबा के आइयो, दबा दिए। अब क्या होता है कि सबको पता है भाई कौन क्या है, कैसे वोट देते हैं। आज छोटे छोटे बच्चे फोन चला रहे हैं, तो बड़े बड़े तो वैसे ही समझदार है। और अब 2025 से लेकर 39 तक, 2025 से 2039 तक जो भी बच्चे पैदा होंगे, पहला बच्चा असम में पैदा हुआ वैसा, अब जो भी बच्चे पैदा हुए हैं ना जनवरी 1 से लेके, अब वो बच्चे होंगे, उनको बोलते हैं, कुछ नाम दिया उनको कि ये बच्चे 1 साल से 1.5 साल के होते ही कौन डिजिटल इंडिया, डिजिटल हो जाएंगे आने वाले 2039 के बाद, मतलब इन्हीं में 2025 से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये संबंध कम रखेंगे। संबंध मतलब ना तो परिवार को जानेंगे ना किसी और को जानेंगे। इन बच्चों में ये रहेगी सोशल मीडिया, ऑनलाइन। अरे अभी है, तुम देख लो ना, कोई लड़की बात कर रही है, क्या हाल है, लड़का है क्या हाल है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है सारे। तुम्हें से कोई मुश्किल ऐसा होगा जिसका अकाउंट नहीं होगा, सबका अकाउंट है, सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास इंस्टा चला रहा है, तो तुम ही हो। तो अब तुम्हारे आने वाली जो जनरेशन है 2025 वाली, 25 से लेकर 39 तक के लिए ये सेंटेंस दिया गया है, ये कहा गया है कि इन बच्चों का ये नाम होगा,
मतलब ये इस कैटेगरी में आएंगे। हम लोग किसमें आते थे, वो अलग कैटेगरी थी, अब नई कैटेगरी बनी है। मैंने बोला हर 20 साल में चेंज होता है, हर 2 20 साल में चेंज होता है। 2025 से चेंज हो रहा है ना, 2025 से लेकर 39 तक रहेगा। अब इसमें क्या होंगे, जो भी बच्चे होंगे इनका संबंध ऐसा होगा कि ऑनलाइन रहेगा। किसी रिश्तेदार से बात करेंगे, हेलो मौसा जी कैसे हो, हेलो मौसी कैसी हो, पापा कैसे हैं, ठीक है, बस। किसी के आना जाना बहुत कम रहेगा। क्यों, भूतू आ रहा है, चल रहा है, हद है यार। ठीक है, ये तुम्हारा चैप्टर हो गया खत्म। हाँ मतलब पॉइंट रह रहे हैं अभी, टॉपिक खत्म हो गए, ठीक है। अब तुम्हारा टाइम हो गया, इसलिए छुट्टी कर रहा हूँ। नहीं तो ये